हेलो बच्चों, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू फ्यूचरकुल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरकुल कोचिंग के एप्लीकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या मैं लाइव हूँ? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? एक बार अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताओ। हाँ, बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। विकास कुमार आ चुके हैं, नितेश, काजल, अनीस, रीटा, पंकज, अमन रावत आ चुके हैं, अमन वशिष्ठ भी आ चुके हैं, मोहम्मद आ चुके हैं। यस मैम, सब कुछ क्लियर है। हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी। कल बेटा मकर संक्रांति था ना, तो घर में पूजा वूजा थी, इसलिए कल क्लास ऑफ थी। अब आप मुझे ये बताइए कि आज क्लास एकदम, हाँ लोकेश आपका नाम ले लिया है, जल्दी बताओ क्लास ओके है, सब कुछ परफेक्ट है? हाँ मैम, क्लास इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है? सब कुछ ठीक है हमारी तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ठीक है जी मैम, ऑल ओके। चलिए तो फिर ऑल ओके तो स्टार्ट करें। कल क्लास नहीं हुई थी, ठीक है? जो भी बच्चे सोच रहे हैं, कल मैंने ऑफ डलवा दिया था। कल मकर संक्रांति थी तो घर में थोड़ी पूजा वूजा थी, इसलिए कल क्लास नहीं थी, है ना? चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड। आज अपना ब्लड वाला चैप्टर तो बस खत्म ही है, उसके बाद दूसरा हिस्सा ब्लड ग्रुप स्टार्ट करेंगे आज हम। मैंने कहा था ब्लड में हमें 3 प्रकार की सेल्स पढ़नी पड़ती हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स सफेद रक्त कोशिकाएं, और तीसरी थी ब्लड प्लेटलेट्स जिसको हम बोलते हैं रक्त बिंबाणु कोशिका। उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, याद है मैम? प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारे बॉडी में ब्लड का क्लोट बनाती हैं, याद होगी ये चीज आपको? जो प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु कोशिका होती हैं वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। कैसे? तो जब कभी भी हमें चोट लगती है तो चोट लगने के बाद हमारे शरीर में जिस हिस्से पे चोट लगती है वहां की ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, वहां की ब्लड वेसल्स होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं या टूट जाती हैं, आप ऐसे बोलो। जब टूटती हैं तो यहां से ब्लीडिंग होती है, यानी ब्लड बाहर निकलता है, खून बाहर निकलता है, और 3 से 4 मिनट के बाद आप देखते हो कि जो खून बाहर निकल रहा होता है वो खून जो होता है वो थोड़ी देर के बाद निकलना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस हिस्से पे ब्लड का क्लोट बन जाता है। अब हमें पढ़ना है कि ये ब्लड का क्लोट बनता कैसे है। तो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि ब्लड क्लोटिंग की 3 केमिकल रिएक्शन होती हैं, 3 रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब कैसे होती हैं? तीनों केमिकल रिएक्शन को एक साथ मिलाकर आप ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस कहते हो, ठीक है? अब ये तीनों रिएक्शन से बहुत सारे मैं 10 क्वेश्चन बनाऊंगी, 10 के 10 आपको क्वेश्चंस याद होने चाहिए, बस यही एग्जाम में आते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं फिर रिपीट करती हूँ लास्ट क्लास वाला, क्योंकि यहाँ पे क्लास थोड़ी अटक गई थी तो प्रॉब्लम आ रही थी। ये आपकी ब्लड वेसल फटी, फटने से खून बाहर निकला, तो इसी खून में कैल्शियम होता है। जी मैम, आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था कैल्शियम होता है, और जिस हिस्से से खून निकल रहा है वहां की सेल्स डैमेज हो जाती हैं। जब हमें चोट लगता है तो जिस हिस्से पे चोट लगती है उस हिस्से पे क्या हो जाता है, सेल्स वहां की डैमेज हो जाती हैं, वहां की क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। और जब सेल्स डैमेज होती हैं तो वो एक केमिकल सिक्रीट करती हैं जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल कहते हैं, याद है ना? इतनी चीज मैम ने पढ़ाई थी। और मैंने पिछली क्लास में एक चीज और बताई थी कि हमारे खून में अंदर, शरीर के अंदर की तरफ कभी भी ब्लड का क्लोटिंग नहीं होना चाहिए, ना ही होता है। तो अंदर खून को जमने से कौन बचाता है? हिपैरिन बचाता है। इतनी बात बताई थी जी मैम। अब आ जाओ, आज की क्लास यहां से शुरू करते हैं। तो जब ब्लड का क्लोट बनता है तो 3 केमिकल रिएक्शन होती हैं। पहली केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो हमारे खून में प्रोथ्रोम्बिन नाम की प्रोटीन होती है, और ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, ये कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम के केमिकल की प्रेजेंस से किस में बदल जाती है? थ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन में बदल जाती है। प्रोथ्रोम्बिन नॉन एक्टिव होता है। नॉन एक्टिव का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना कि मेरा अकाउंट है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, यानी कि ये प्रोटीन होती है लेकिन ये एक्टिवेट नहीं होती है, ये काम करने लायक नहीं होती है। तो काम करता कौन है? जब ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है तो थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है। एक्टिव का मतलब ये काम करने लायक होता है। अब इस केमिकल रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक, किसने काम किया? बेटा आपने सुना होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है।
तो क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, यहां पर इस केमिकल रिएक्शन में एक तो कैल्शियम और दूसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल, अब आप कहोगे मैम कहां से आए हैं, ये दोनों खून में होते हैं, इनकी प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, सुनना, ये थ्रोम्बिन जाता है और ये थ्रोम्बिन हिपैरिन को डीएक्टिवेट कर देता है। हिपैरिन को क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है, कहता है हिपैरिन अब तुम अपना जो प्रभाव है उसको खत्म कर दो। अब आप मुझे बताओ कि हिपैरिन क्या करता है। मैम हिपैरिन जो है वो हमारे खून में रक्त के थक्के को क्यों बंधने नहीं देता, क्योंकि अब चोट लगी है तो अब तो ब्लड का क्लॉट होना चाहिए। तो सबसे पहले थ्रोम्बिन जाता है और थ्रोम्बिन जाके क्या करता है, हिपैरिन को डीएक्टिवेट कर देता है। अब हिपैरिन काम करने लायक नहीं बचा, यानी कि अब हिपैरिन रोक नहीं सकता है ब्लड का क्लॉट होने से। क्यों, क्योंकि हिपैरिन तो डीएक्टिवेट हो गया। डीएक्टिवेट का मतलब क्या है, हिपैरिन काम करने लायक नहीं बचा। तो सुनो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी प्रोटीन है जो हिपैरिन को डीएक्टिवेट करती है, तो आपका आंसर क्या होगा, थ्रोम्बिन। आई बात समझ में कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जी मैम। तो ये पहली केमिकल रिएक्शन हो गई। अब दूसरी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था हमारे खून में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है जो ब्लड का क्लॉट बनाता है। मैम आपने बताया था फाइब्रिनोजन होता है, हिंदी में इसको फिब्रिनोजन भी कहा जाता है। तो फिब्रिनोजन नाम की एक प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का जमाने वाली मेन प्रोटीन है, मुख्य प्रोटीन है। अब दूसरी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ये फाइब्रिनोजन जो है वो टूट जाता है या कह दो बदल जाता है, किसमें, फाइब्रिन में बदल जाता है। किसकी प्रेजेंस में, किसकी सहायता से बदलता है, तो ये बदलता है बेटा एक तो थ्रोम्बिन की सहायता से। थ्रोम्बिन यहां पर एज ए कैटलिस्ट काम करता है, या एक दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन। पेप्सिन पेप्सिन या थ्रोम्बिन नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में, ये प्रोटीन है। आप बोलोगे मैं प्रोटीन को एंजाइम क्यों बोल रहे हो, बिकॉज बेटा ये ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। इनकी सहायता से फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल गया। अब फाइब्रिन क्या होता है, फाइब्रिन इस तरीके का रेशेदार प्रोटीन होता है, इसमें बहुत सारे रेशे होते हैं, ऐसे ऐसे धागे होते हैं। तो अब तीसरी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा वो समझो, ये दो हो गई, ये तीसरी केमिकल रिएक्शन में ये जो फाइब्रिन है ना बेटा, ये फाइब्रिन अपने साथ खून को जोड़ लेता है। अब खून में क्या होती हैं, तो ब्लड सेल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाएं होती हैं। और जैसे ही फाइब्रिन ने अपने रेशे खोले तो इन रेशों में यहां पर आके फंस जाती हैं क्या, ब्लड सेल्स, रक्त की कोशिकाएं ऐसे आके फंस जाएंगी। तो जो खून आपका बाहर निकल रहा था ब्लीडिंग के समय, वही खून यहीं पे रुक जाता है और ऐसा क्या बन जाता है, एक क्लोट बन जाता है। ये रक्त का थक्का कहलाता है, इसको ब्लड का क्लोट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ब्लड क्लोट कहते हैं, रक्त का थक्का जमना कहते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन में कौन काम आता है, तो बेटा इसमें एक विटामिन काम आता है। और कौन सा विटामिन काम आता है, विटामिन के काम आता है। कौन सा विटामिन, विटामिन के काम आता है। इसीलिए आप बुक्स में पढ़ते हो कि विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। अब आप कहोगे मैम हमें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझना, फिर क्वेश्चंस करेंगे। पहले समझो, ये छोड़ दो दिमाग में कि क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं भी समझाती हूं कैसे आएगा। देखो मैंने कहा आपको कहीं पर भी चोट लगी, जी मैम चोट लग गई। चोट लगने से आपका खून बाहर निकलता है, 4-5 मिनट के बाद खून निकलना बंद हो जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि उस हिस्से पे ब्लड का क्लोट बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। अब ये जो रक्त का थक्का जमता है ना, इसमें 3 केमिकल रिएक्शन होती है, 3 रासायनिक अभिक्रिया होती है। पहली रासायनिक अभिक्रिया में प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन होता है, वो एक्टिव होता है, किसमें बदल जाता है, थ्रोम्बिन में। किसके प्रेजेंस में, एग्जामिनर पूछेगा तो कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये जाके हिपैरिन को कहता है हिपैरिन तुम शांत हो जाओ, अब तो ब्लड का क्लॉट करना है।
और तुम क्लोटिंग से रोक रहे हो तो भैया तुम शांत पड़ जाओ। तो हिपैरिन कहता है ठीक है भैया तुम ब्लड का क्लोट कर लो, मैं शांत हूं। तो हिपैरिन डीएक्टिवेट हो गया। अब हिपैरिन कहेगा बनने दो ब्लड का क्लोट। तो अब दूसरी रिएक्शन में क्या होगा, मुख्य प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाता है उसको हम फाइब्रिनोजन कहते हैं। ये फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन या पेप्सिन नाम के एंजाइम्स की, एंजाइम या प्रोटीन भी बोल सकते हो बिकॉज ये दोनों एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इनका नेचर प्रोटीन होता है, इनकी प्रेजेंस में फाइब्रिन में बदल जाता है। ये फाइब्रिन ऐसे रेशेदार प्रोटीन होता है, अरे जैसे माला होती है, माले में धागा होता है, धागे के अंदर आप क्या मोती पिरो देते हो, तो वो धागे के अंदर मोती जब पिरो देते आप मोती बिखरेंगे नहीं, है ना। तो ऐसे ही ये रेशेदार प्रोटीन है, धागा है, और ये धागे के अंदर आके यहाँ पे ब्लड सेल्स जो होती हैं वो फंस जाती हैं। और जैसे ही ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाएं इसमें आकर फंस गई तो बेटा क्या होगा, एक मैश बन जाएगा, एक क्लोट बन जाएगा, और उसी क्लोट को आप ब्लड का क्लोट कहते हैं। अब मैं इसी चीज को एनसीईआरटी के डायग्राम से दिखाती हूं आपको कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। इधर आओ, ये देखो, ये देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। जो चीज मैंने पढ़ाई है डिटेल में वही एनसीईआरटी में दी हुई है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदला, बड़ा कर दूं, चलो। आप कह रहे होंगे मैम दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है जी मैम, आ जाओ। देखो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदला, फिर फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदला, और फाइब्रिन से ब्लड का क्लोट बन गया। और क्लोट कैसा होता है, ये देखो, ये धागे हैं, हाँ जी मैम, इन धागों के अंदर क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आके फंस गई, इसी को फाइब्रिन का मैश बोलते हैं। मैश का मतलब है यहाँ पे जाल, है ना, जैसे चिड़ियों को फंसाने के लिए जाल छोड़ा जाता है, वैसे ब्लड सेल्स को फंसाने के लिए ये जाल बन गया है। इस जाल को किसने बनाया, फाइब्रिन ने, ठीक है, किसने बनाया, फाइब्रिन ने बनाया। आगे बात समझ में, और अच्छे से समझना है, चलिए आपको एक फोटो और दिखाते हैं। ये देखो बेटा, जो चीज मैंने समझाई है वो सेम लिखी हुई है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल रहा है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल रहा है, और फाइब्रिन से ऐसा क्या बन गया, ब्लड का क्लोट बन गया। ये देखो, ये देखो। और जो मैंने बना के बताई वही चीज है। ब्रोकन वेसल, ब्रोकन वेसल का मतलब है कोई ब्लड वेसल फट गई, फटने से ऐसे खून निकल रहा था बाहर, आरबीसी निकल रही थी, देखो थोड़ी देर के बाद प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुई तो ये रिएक्शन हुई तो ब्लड का क्लोट बन गया, और ब्लड का क्लोट बन गया तो अब खून बाहर नहीं निकल रहा, वो आपकी धमनियों में ऐसे दौड़ रहा है, खून अंदर ही है। ये लो, ये लो, आगे बात समझ में। अब आप पूछो मेरे से कि मैम आखिर एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए फिर एक एक करके सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, आप लोग आंसर करना, ठीक है। देखते हैं आपको कितना समझ में आया। चलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, पूरा नहीं लिखूंगी, लेकिन आप अपनी नोटबुक में पूरा लिखना। अगर एग्जामिनर पूछ ले कौन सा मिनरल है जो आपका ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, मिनरल का मतलब होता है खनिज तत्व है, कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस पोटेशियम, कौन है, तो आंसर क्या करके आओगे, कैल्शियम इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। कैल्शियम रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। एग्जामिनर पूछ ले कहां का कैल्शियम, तो खून का कैल्शियम। अरे कैल्शियम तो बालों में, नाखूनों में, हड्डियों में, दांतों में, सब जगह होता है, लेकिन अब जब खून में क्लोट बनना है तो दांत वाला कैल्शियम थोड़ी ना आएगा, तो खून वाला ही कैल्शियम आएगा ना। तो बताओ कहां का कैल्शियम ब्लड का क्लोट करवाता है, आप बताओगे ब्लड वाला, खून वाला। पहला क्वेश्चन का आंसर सही है जी मैम, कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे कि कौन सी ब्लड सेल्स हैं जो रक्त का थक्का जमाती हैं, विच ब्लड सेल्स आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस, कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जो रक्त का थक्का जमाती हैं, आपका आंसर क्या होगा मैम, हमारा आंसर होगा ब्लड प्लेटलेट्स, क्योंकि मैम ने साफ साफ लिखवाया है ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या है, रक्त बिंबाणु कोशिका का काम क्या है, रक्त का थक्का जमाना। जी मैम। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, तो मैम ने बताया विटामिन के एज ए कैटलिस्ट, एज ए उत्प्रेरक काम करती है। और कौन सी, तो विटामिन के, विटामिन के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले कौन सी ब्लड क्लोटिंग वाली मेन प्रोटीन है, अरे रक्त का थक्का जमाने वाली मुख्य प्रोटीन कौन सी है, आंसर क्या करके आओगे बेटा,
आप लोग बताओ मुझे। मैम ब्लड का क्लोट करवाने वाली मुख्य प्रोटीन जो होती है वो फाइब्रिनोजन होती है, हिंदी में फिब्रिनोजन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछे ब्लड क्लोटिंग टाइम कितना लगता है, यानी कि ब्लड का क्लोट बनने में कितना समय लगता है, रक्त का थक्का जमने में समय कितना लगता है। तो बेटा 5 से 8 मिनट, 5 से 8 मिनट इस प्रोसेस में लगते हैं, सिर्फ मैक्सिमम है 8 मिनट। तो हाँ, कुछ किताबों वाले लिख देते हैं 15 मिनट मैक्सिमम। बेटा वो 15 मिनट जो होती है तब तक ब्लीडिंग रुकती नहीं है, और 15 मिनट में तो बहुत सारा खून बाहर निकल जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ जी मैम। चलिए अगला क्वेश्चन जो मैं आपको समझाने जा रही हूं उसको ध्यान से समझना। क्या बेटा, ये जो मैंने क्लॉटिंग रिएक्शन बताई है ना, यहां पर कुछ फैक्टर्स काम आते हैं जिनको हम क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना बेटा। क्या इन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमारे बॉडी में जन्मजात कुछ फैक्टर होते हैं। एक होता है फैक्टर 8, एक होता है फैक्टर 9। ध्यान से समझो, मैं यहां पे लिखवा रही हूं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि वो कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो जन्मजात ही हमारे बॉडी में होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर हैं, और हिंदी में क्या लिखना है, रक्त का थक्का जमाने वाले कारक। रक्त का थक्का जमाने वाले कारक कौन से हैं? 2 कारक हैं बेटा, 2 फैक्टर हैं, ये हमारे बॉडी में ही होते हैं, जन्मजात, जेनेटिक्स हैं ये। ठीक है, एक होता है फैक्टर 8, कौन सा, फैक्टर 8, और एक होता है फैक्टर 9। ये 2 फैक्टर है बेटा, ये बाय बर्थ हमारे बॉडी में आते हैं। फैक्टर 8 बोलते हैं, एक फैक्टर 9 बोलते हैं। ठीक है, एक फैक्टर 8, एक फैक्टर 9। देखो यहां पर मैं आपको एक डाउट भी क्लियर कर दूं। अगर ब्लड क्लॉटिंग टाइम 5 से 8 मिनट दिया हुआ हो तो इस ऑप्शन को सही करना। 3 से 5 मिनट दिया हुआ हो, ये तो परफेक्ट टाइमिंग है बेटा, ये मैक्सिमम बोला है मैंने 8 मिनट। अगर किसी इंसान के शरीर में 3 से 3.5 मिनट के बाद ब्लड मतलब ब्लीडिंग रुक गई तो वो एकदम परफेक्ट है, उसके बॉडी में किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है, तो ये 3 से 5 मिनट नोट्स में आपको मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा, लिखा हुआ। कौन से बच्चे का डाउट है? 3 से 5 मिनट तो बहुत परफेक्ट टाइमिंग है। जब मैंने बताई तो बच्चे ने नोट्स में 3 से 5 मिनट लिख लिया होगा। मैक्सिमम टाइम स्ट्रेच कर सकते हैं तो 8 मिनट तक कर सकते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर कौन से हैं? फैक्टर 8, फैक्टर 9। अब बच्चों अगर ये फैक्टर बाय बर्थ आपके बॉडी में नहीं बन पाते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी, जब मां के गर्भ में बच्चा बन रहा था तो उस समय उस बच्चे में ये फैक्टर नहीं बन पाए, तो अब इस बच्चे का जब जन्म होगा तो इस बच्चे के साथ एक बीमारी का जन्म होगा, और इस बीमारी को बोलते हैं हीमोफीलिया। कितने लोगों ने नाम सुना है? हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, लिख दीजिए हीमोफीलिया, नोट डाल के लिखना बेटा। ठीक है, नोट का मतलब होता है थोड़ा सा चैप्टर से हटके, लेकिन चैप्टर के अंदर ही पार्ट है हीमोफीलिया। ये क्या होता है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया एक डिजीज है, एक बीमारी है बेटा। ये बीमारी इंसान में बाय बर्थ आती है। बाय बर्थ का मतलब है जन्म के साथ ही। जब इंसान का जन्म हुआ तो उसके साथ एक बीमारी का भी जन्म हुआ। ऐसी बीमारियों को आप प्यार से जेनेटिक डिजीज कहते हो। क्या कहते हो? जेनेटिक डिजीज कहते हो। हिंदी में बोलते हो आनुवंशिक रोग या आनुवंशिक विकार या आनुवंशिक बीमारी, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। आनुवंशिक बीमारी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक डिजीज कहते हैं। कभी भी आपके दिमाग में किसी भी किताब में किसी भी नोट्स में जेनेटिक शब्द देखो, उसका मतलब होता है बाय बर्थ, पिछली पीढ़ी से मिला हुआ। अब जन्म हुआ तो जन्म से पहले आया है तो वो पिछली पीढ़ी से आया है ना। ऐसी बीमारी जो पिछली पीढ़ी से हमें मिलती है, हमसे हमारे बच्चों में जाएंगी। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो बीमारियां ट्रांसफर होती हैं,
जो बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है उन बीमारियों को आप जेनेटिक डिजीज कहते हो, उनको आप आनुवंशिक रोग कहते हो। ठीक ऐसे ही एक आनुवंशिक विकार है, एक आनुवंशिक रोग है जिसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। अब इस हीमोफीलिया में क्या नहीं होता है, जन्म से ही क्लोटिंग फैक्टर नहीं बन पाते हैं। क्या नहीं बन पाते हैं? क्लोटिंग फैक्टर नहीं बन पाते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि जन्म से ही बच्चे के अंदर क्लोटिंग फैक्टर का अभाव होता है। और कौन से क्लोटिंग फैक्टर? मैम ने 2 फैक्टर पढ़ाए, मैम ने 2 कारक पढ़ाए। बताओ कौन कौन सा था? एक था फैक्टर 8, एक था फैक्टर 9। ठीक है, अगर किसी बच्चे के अंदर फैक्टर 8 नहीं है तो उसको होता है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया रोग होता है, लेकिन कौन से प्रकार का? ए प्रकार का। और अगर किसी बच्चे में फैक्टर 9 नहीं बन पाया तो उसे हीमोफीलिया बी कहते हैं। अब आप कहोगे मैम दोनों ही नहीं बन पाए, दोनों नहीं बन पाते हैं तो सिंपली उसको हीमोफीलिया कह देते हैं। अब जब इस बच्चे में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बने हैं तो इसका मतलब मैम ब्लड का क्लोट या तो बनेगा ही नहीं, या बना तो देरी से बना, और जितना देरी ब्लड का क्लोट बनने में लगा उतनी देर तक तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। अरे भैया, ब्लीडिंग को रोकने के लिए तो ब्लड क्लोट हो रहा है, और जब ब्लड का क्लोट देरी से हो रहा है तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, और नहीं रुकेगी तो इसको तो छोटा सा कट लगने से इंसान की बहुत सारा खून निकल जाएगा। जी हाँ, तो ये वही बीमारी होती है जिसमें या तो ब्लड का क्लॉट बनेगा ही नहीं, नो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। इसका मतलब है या तो रक्त का थक्का जमेगा ही नहीं, जमा तो वो लेट से जमा, लेट का मतलब देरी से रक्त का थक्का जमा, और जितनी देरी से ब्लड का क्लॉट हुआ उतना ज्यादा उसको ब्लीडिंग होएगा। ऐसे इंसानों को छोटा सा कट लगने से बहुत सारा खून निकल जाता है। और आप जानते हैं ये बीमारी सबसे पहले किसमें पकड़ी गई थी? क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में। किसमें? क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में पकड़ी गई, महारानी विक्टोरिया। अब विक्टोरिया जो है वो रॉयल जो थी वो रॉयल फैमिली से थी, तो कभी कभी इसी बीमारी का दूसरा नाम दे देते हैं रॉयल डिजीज, क्योंकि बेटा ये रॉयल फैमिली में सबसे पहली बार पकड़ी गई थी। पकड़ने का मतलब सबसे पहली बार इसकी खोज हुई थी। क्या हुई थी? खोज हुई थी। आई मेरी बात समझ में? तो अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है उस पे बात करते हैं। वो कौन सी बीमारी है जिसमें या तो रक्त का थक्का जमेगा ही नहीं, या देरी से जमेगा, या छोटी सी चोट लगने पर बहुत सारा खून निकल जाता है? उस बीमारी का नाम क्या था? हीमोफीलिया। रॉयल बीमारी किसको बोलते हैं? शाही बीमारी किसको बोलते हैं? हीमोफीलिया। क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया की फैमिली में कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी खोजी गई थी? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी में क्या नहीं होता? क्लोटिंग फैक्टर नहीं बन पाते हैं, क्लोटिंग फैक्टर का अभाव हो जाता है, और बाय बर्थ ही होता है। और इसमें 2 फैक्टर होते हैं, फैक्टर 8, फैक्टर 9। अगर फैक्टर 8 नहीं बना तो हीमोफीलिया ए, फैक्टर बी नहीं बना तो हीमोफीलिया बी। इतनी बात आपको याद रखनी है। क्या आप याद कर लोगे? रत्नेश लाइव क्लास में क्या बोल रहे हो रत्नेश? ये वो बीमारी है, पता है बेटा, ऐसा कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में ये बीमारी थी, तो वो लोग चोट वोट लगने से बहुत डरते थे। तो उनके घर में ना कारपेट समझते हो कि बच्चे खेल रहे हैं तो फर्श पे गिर ना जाएं, तो वो अपने घर में मखमल का, वेलवेट का कारपेट बिछा के रखते थे, ताकि अगर बच्चा खेलता वेलता गिर जाए तो उसको चोट लग जाए, तो इतनी ज़्यादा ध्यान रखते थे कि चोट ना लगे कारपेट वारपेट पे गिर जाए। तो ऐसा सुना जाता है, ऐसा मतलब लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैम क्या ये सिर्फ रॉयल फैमिली में थी? नहीं बेटा, इंडिया में भी है। इंडिया में बिहार में फैमिली है, उसकी 7 जनरेशन तक ये बीमारी आगे से आगे ट्रांसफर हो रही है। हाँ,
बिहार में जो फैमिली है उसकी 7 पीढ़ी में दादा से फिर मतलब पापा में, पापा से बेटे में, बेटे से पोते में, ऐसे करते करते 7 जनरेशन तक ये बीमारी ट्रांसफर हो रही है आगे से आगे। उस पर रिसर्च चल रही है। ठीक है, याद कर लोगे कि कौन सी बीमारी में ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता? जी मैम, तो ये हमारा ब्लड का क्लॉट बनाने वाली सेल्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। और इसी के साथ हमारा ब्लड के सारे कंपोनेंट्स खत्म हो गए। अब मैं आपसे अगर थका हुआ क्वेश्चन पूछ लूं कि आपके बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? चलो लिखना है, आ जाइए लिखवा देते हैं। लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। लिखिए डिजीज ऑफ प्लेटलेट्स। जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी लिखिए तो प्लेटलेट्स की भी लिख डालते हैं। डिजीज ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की कौन कौन सी बीमारियां हैं? ऐसी बीमारियां जो प्लेटलेट्स से संबंधित हैं। रक्त बिंबाणु कोशिका की बीमारियां, रक्त बिंबाणु कोशिका की बीमारियां। अगर बच्चों आपके खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए और उसी समय आपको चोट लग जाए तो क्या नहीं बनेगा? ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम क्या है? बताओ प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम है मैम ब्लड का क्लॉट करवाना। तो लिख दो, अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाए, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, घट जाए, तो क्या नहीं होगा? अगर उस समय आपको चोट लग गई तो क्या नहीं बनेगा? ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, नो ब्लड क्लॉट। और आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी और खून बहुत छोटा सा कट लगने पर बहुत सारा खून निकल जाएगा। ब्लड का क्लॉट नहीं बना। अब आप कहो मैम अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा? अरे भैया, प्लेटलेट्स ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। मान लो मैम ने लिखवाई होनी चाहिए 4 से 5 लाख, आ गई 10 लाख, यानी जस्ट डबल होगी। तो मुझे ये बताओ प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड का क्लॉट बनाना। अब क्लॉट कहां बनाना? जब चोट लगती है। अब इतनी ज्यादा प्लेटलेट्स हैं तो वो अंदर ही खून का क्लॉट बना देती हैं। और जब ब्लड का क्लॉट हमारे बॉडी के अंदर होता है तो बेटा उस कंडीशन को थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। उस कंडीशन को थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है क्लॉटिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। थ्रोम्बोसिस, अरे यार क्या हो रहा है आज, मेरा माइंड थोड़ा। थ्रोम्बोसिस, और थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या है? क्लॉटिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। शरीर के अंदर क्लॉट बन गया, इनसाइड द बॉडी। लिख दूं मैं शॉर्ट फॉर्म में? ब्लड का क्लॉट है वो शरीर के अंदर हो गया। अब प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ ब्लड का क्लॉट अंदर होने से क्या हो जाएगा? आइए मैं आपको समझाती हूं। ये कोई ब्लड वेसल है, ये पाइप है, ब्लड वेसल है, रक्तवाहिका है। इसमें खून ऐसे दौड़ रहा था। अब खून का काम क्या होता है? खून में आरबीसी, आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को लेके जाना हमारे बॉडी में। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? आरबीसी का। आरबीसी किस में है? खून में है। अब मैंने कहा आपके खून में प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो प्लेटलेट्स अंदर ही ब्लड का क्लॉट कर दी, इस खून को अंदर ही जमा दी, ऐसे खून जम गया। खून जम गया तो आप समझ ही रहे हो, खून जम गया इसका मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होया। और ऑक्सीजन नहीं गया तो इंसान को स्ट्रोक पड़ जाता है। अगर ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं गया तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट के पास नहीं गया तो हार्ट स्ट्रोक। हार्ट स्ट्रोक का मतलब क्या है? हार्ट अटैक इंसान को। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि क्लॉटिंग अंदर नहीं होनी चाहिए। अंदर हुआ इसका मतलब ब्रेन डेड, हार्ट डेड, इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। सुनते नहीं हो फलाना इंसान को रात को सोया था, सुबह उठा ही नहीं क्योंकि उसकी ब्रेन वाली नस में क्लॉट पकड़ा गया। बाद में पता लगता है कि जो नस ब्रेन तक ऑक्सीजन लेके जाती थी उसका तो खून ही जम गया और सुबह वो इंसान जिंदा ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब ये नस जम गई तो बेटा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्रेन तक गया ही नहीं, और बिना ऑक्सीजन के ब्रेन काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ब्रेन डेड यानी कि खत्म इंसान। तो कभी भी ब्लड का क्लॉट अंदर नहीं होना चाहिए। कहां होना चाहिए? जहां पे चोट लगती है वहां होना चाहिए। अंदर क्लॉट है इसका मतलब थ्रोम्बोसिस है, उसको स्ट्रोक पड़ गया है इंसान को, या तो ब्रेन का स्ट्रोक
या हार्ट का स्ट्रोक, या कोई किडनी की नस में पकड़ा गया क्लोट तो किडनी में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना, राइट जी मैम। चलिए अब जरा नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, जब किसी इंसान को डेंगू होता है, डेंगू आप जिसको डेंगू बोलते हो, इसको परफेक्ट जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है डेंगू, ठीक है। जब किसी इंसान को डेंगू होता है यानी डेंगू होता है तो उस इंसान की ब्लड प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है या उसकी ब्लड प्लेटलेट्स गिरने लग जाती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम हो जाती हैं। तो लिखिए आप, जब किसी इंसान का क्या हो जाता है, किसी इंसान को डेंगू होता है तो रक्त बिंबाणु कोशिका गिर जाती हैं, घट जाती हैं या उनमें कमी आ जाती है। सुना होगा आपने, फलाना इंसान का डेंगू बिगड़ गया तो डॉक्टर ने बोला है आपकी प्लेटलेट्स तो 50-60 हजार आ गई हैं, अब आपको प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ेंगी, तो कोई डोनर ढूंढ लो जो आपको प्लेटलेट्स चढ़ाए, है ना, ऐसा आपने सुना होगा। जी मैम। तो क्या ऐसा होता क्यों है वो सुनो। डेंगू होता है बेटा एक वायरस की वजह से, और जो डेंगू वाला वायरस, अच्छा डेंगू होता है किससे, आप बोलोगे मच्छर काटने से। अरे मच्छर तो एक वेक्टर है, मच्छर तो एक वाहक है, मच्छर में वायरस रहता है, और वो वायरस जैसे ही मच्छर ने आपको काटा, काटने से आपका खून पिया तो खून में वो वायरस छोड़ गया। वो वायरस आएगा खून में और खून में किसकी संख्या घटा देगा, प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, प्लेटलेट्स को नष्ट कर देता है। तो जितना ज्यादा डेंगू फैला उतनी ही कम प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो खून पतला होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को इंटरनली ब्लीडिंग हो सकती है। उसकी आंतों से खून निकल सकता है, उसकी नाक से खून निकल सकता है, उसको खून की उल्टी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर कहता है अगर जान बचानी है तो भैया इनको ब्लड प्लेटलेट सब चढ़ानी पड़ेंगी। जैसे जैसे प्लेटलेट्स का काउंट कम आता है, 1-1.5 लाख आना शुरू होता है, डॉक्टर बता देता है कि अब डेंजर कंडीशन आ रही है। तो या तो आप मतलब ऐसी चीजें खाओ, जैसे पपीते के पत्ते में प्लेटलेट्स बढ़ाने वाला प्रोटीन जिलेटिन पाया जाता है, या फिर आप नारियल का पानी पियो, आपने सुना होगा, बकरी का दूध पिलाओ, बकरी के दूध से भी प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं, कम समय में तेजी से बनने लग जाती हैं। तो या तो आप ये खाओ, और अगर नहीं खा पा रहे हो तो भैया अब कोई ऐसा डोनर ढूंढो जो अपने खून में से प्लेटलेट्स आपको दे दे, तो ही आप जिंदा बच पाओगे। ठीक है, आगे बात समझ में, है ना। मैम मेरी 2000 हुई थी मैम, हो ही नहीं सकता, 2000 हो गई, तुम जिंदा बैठे हो मेरी क्लास में कमेंट कर रहे हो, हक, किसने बोला ये, हाँ 2000 प्लेटलेट से तुम जिंदा बैठ के मेरी क्लास में कमेंट कर रहे हो, अरे ना बेटा। ठीक है, आगे बात समझ में। मैम केमिस्ट्री कब से, अभी मत रोशन काय को पढ़ रहे हो, फिजिक्स चल रहा है बढ़िया, बायो चल रहा है, अभी 2 ही सब्जेक्ट चलेंगे, पहले बायो खत्म करेंगे फिर केमिस्ट्री पे आएंगे, रुक जाओ। फाउंडेशन बैच है तो फाउंडेशन बैच में आपको बोला है 4 से 5 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा, अब कैसे करना है वो हम पे छोड़ दो ना। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, इन जनरल आपकी लाइफ में काम आए, नॉलेज होना चाहिए आपको। बेटा एक दवा होती है एस्प्रिन नाम की, आपने सुना है कभी, एस्प्रिन नाम की दवा होती है, टैबलेट आती है एस्प्रिन। ये एस्प्रिन कब दी जाती है, ये एस्प्रिन तब दी जाती है जब किसी इंसान को अंदर क्लोटिंग हो, या इंसान के कहीं स्ट्रोक हो गया है, या इंसान की चेस्ट वेस्ट में दर्द हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, एंजाइना वगैरह होता है, तब उसको दी जाती है। ये एस्प्रिन करती क्या है, जो खून जमा हुआ होता है, स्ट्रोक वगैरह पड़ता है, खून गाढ़ा हो जाता है, तो उसको पतला करने का काम करती है। अब अगर गलती से ये एस्प्रिन दवा ऐसे इंसान को दे दी जिस इंसान को डेंगू है, तो उसका उसने कत्ल कर दिया, मतलब उसका मर्डर कर दिया, मर जाएगा वो इंसान। क्यों मर जाएगा, क्योंकि बेटा पहली बात तो उसको डेंगू है, डेंगू है इसका मतलब उसमें प्लेटलेट्स की कमी है, कमी है तो मतलब उसका खून पतला ही हो रहा है, पहले से ही खून पतला हो रहा है, और उस समय तुमने खून को और पतला करने वाली दवाई दे दी एस्प्रिन, तो इंसान की तो मौत से खेल गए ना तुम। उसको तो खून की उल्टी होके मर सकता है, नाक से खून आ सकता है, गले से पाइप फट के खून आ सकता है,
उसको इंटरनली आंतों से खून निकल सकता है, पेशाब में उसके खून आ सकता है और इंसान की डेथ हो सकती है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, जब किसी इंसान को डेंगू होता है तो उसको कौन सी दवा से दूर रखना चाहिए? एस्प्रिन दवा से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये दवा सीधा उसका मर्डर कर देगी। 2 टैबलेट खत्म कर देंगी। 2 क्या, अगर बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है डेंगू तो 1 में इंसान खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि डेंगू के समय कौन सी दवा डॉक्टर मतलब नहीं दी जाती है, एस्प्रिन नाम की दवा नहीं दी जाती है। एस्प्रिन होती है खून को पतला करने के लिए। एस्प्रिन कब दी जाती है? जब इंसान को स्ट्रोक वगैरह पड़ा है, इंसान के कहीं नस में खून गाढ़ा हो गया, जम गया खून, तब एस्प्रिन दी जाती है स्टेरॉइड की फॉर्म में। सुना होगा ना, फलाना इंसान को स्टेरॉइड के इंजेक्शन चढ़ रहे हैं। खैर ये स्टेरॉइड वगैरह हम सब कुछ पढ़ाएंगे, अभी रुक जाओ बस। अभी फिलहाल आप इतना जानो कि डेंगू के समय एस्प्रिन नाम की दवा देना मतलब इंसान का मर्डर करना है। ठीक है, आगे बात समझ में? जी मैम। तो ये हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स पूरे खत्म हो गए। हमारा ब्लड का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब कुछ पढ़ा दिया है मैंने, कुछ भी नहीं बचा है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बच सकता जो आप नहीं लगा सकते। अब हम ब्लड का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, और कौन सा? जिसको आप ब्लड ग्रुप्स कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, ये तो एग्जाम में भी काम आएगा और आपके जिंदगी में भी काम आएगा। ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे हम, रक्त समूह पढ़ेंगे। आपको कोई ऐसा भाई बंधु है अपनी क्लास में जिसको उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता? कौन है ऐसा इंसान, जल्दी बताओ, जिसको उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता है? है कोई ऐसा महानुभाव? नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। क्या पता किस दिन आप किसी का खून देकर जान बचा लो, क्या पता भगवान ना करे कभी आपको खून की जरूरत पड़ जाए। तो इतना तो पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है ना? चलिए, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं? अच्छा, मैं किसका ब्लड ग्रुप पढ़ा रही हूं? ह्यूमन ब्लड ग्रुप पढ़ा रही हूं। खून तो गधे में भी है, खून तो चिड़िया में भी है, खून तो कबूतर में भी है। तो खून है तो उनका भी तो कोई ना कोई ब्लड ग्रुप होगा ना। लेकिन हमें उनका ब्लड ग्रुप नहीं पढ़ना है, हमें किसका ब्लड ग्रुप पढ़ना है? हमें ह्यूमन ब्लड ग्रुप पढ़ना पड़ता है, हमें मानव का रक्त समूह पढ़ना पड़ता है। और सुनो, ह्यूमन ब्लड ग्रुप जिस सिस्टम में आता है उस सिस्टम को ABO सिस्टम कहते हैं। कौन सा सिस्टम कहते हैं? ABO सिस्टम, हिंदी में ABO तंत्र कहते हैं। यानी कि मैम आप ये कह रही हैं कि इतने सारे जानवरों पक्षियों में खून होता है, उनके खून में ह्यूमंस का खून कौन से ब्लड ग्रुप में आता है? तो ABO सिस्टम में आता है। हमारे ब्लड सिस्टम को हम, या ब्लड ग्रुप सिस्टम को ABO सिस्टम कहते हैं। और ऐसे वर्ल्ड में 55 से भी ज्यादा ब्लड ग्रुप हैं। एक होगा सिस्टम जिसमें कबूतर का ब्लड ग्रुप होगा, एक होगा जिसमें गधे का होगा, एक में बंदर का होगा, एक में लंगूर का होगा, एक में हाथी का होगा, एक में शेर का होगा। हमें क्या मतलब है? हमें सिर्फ पढ़ना है ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम, और जो किस में आता है? ABO सिस्टम में। और मैम ने कहा ऐसे सिस्टम जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में 55 से भी ज्यादा हैं। लेकिन हमें क्या मतलब? हमें क्या मतलब 55 से? हम तो वही पढ़ेंगे ना जिसमें हमारा खून आता है, और हमारा खून किस में आता है? ABO सिस्टम में। अब सुनो, यहां पर ABO सिस्टम का मतलब क्या है? ABO सिस्टम में कुल 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। पहले सुन लो ध्यान से, कैसे होते हैं सब पढ़ाएंगे। कौन कौन सा? A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, उसके बाद O पॉजिटिव, O नेगेटिव। कुल कितने हो गए? 8 हो गए। 4 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले ABO सिस्टम में कुल कितने ब्लड ग्रुप्स हैं, आप क्या आंसर करके आओगे? 8 ब्लड ग्रुप हैं। अब ये ब्लड ग्रुप कहां से आए, तो मैं आपको एक महान वैज्ञानिक की फोटो दिखाती हूं और थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाती हूं आपको, क्योंकि यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक बहुत महान वैज्ञानिक जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, हिंदी में सेम नाम है, लिख दे रही हूं, कार्ल लैंडस्टीनर।
ये वो महान साइंटिस्ट हैं, वो महान वैज्ञानिक हैं जिन वैज्ञानिक ने पूरे वर्ल्ड को सबसे पहले ब्लड ग्रुप बताए। इन्होंने कहा भैया इंसानों का जो खून होता है उसमें ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। कब कहा? सुनो, ये 1900 खत्म हो रहा था और 1901 की शुरुआत हो रही थी, तब कहा। तो कुछ किताब वाले 1900 टाइप करते हैं, कुछ 1901। क्यों करते हैं? 1900 खत्म हो रहा था, 1901 की शुरुआत हो रही थी। तब इन्होंने पूरे वर्ल्ड को बोला कि भैया ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो एबीओ सिस्टम में आता है। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब सुनो, कार्ल लैंडस्टीनर ने सिर्फ 3 ब्लड ग्रुप की खोज की। कौन कौन सा? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। जबकि मैंने कहा चौथा कौन सा यहां पे? ए बी। ठीक है, अब 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने 3 ब्लड ग्रुप खोज दिए, ए बी ओ। 1902 में, सुनना, 1902 में 2 वैज्ञानिक, ये ना भी याद करोगे छोड़ देना। कौन कौन से आप बताएंगे? एड्रिनो स्टर्ली एंड एल्फ्रेड वॉन डेक्स्टेलियो। ये छोड़ दो लाइन। इन्होंने 1902 में ए बी की खोज कर दी थी। तो 4 ब्लड ग्रुप हो गए, ए बी ओ। 4 इनके पॉजिटिव, 4 इनके नेगेटिव। ये वाला लाइन आप स्किप भी कर दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में आता है ब्लड ग्रुप के फादर कौन है, ब्लड ग्रुप के जनक कौन है। तो आपको करके आना है कार्ल लैंडस्टीनर। इनको हम फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहते हैं, जनक कहते हैं इनको हम एबीओ सिस्टम को। एबीओ सिस्टम को जन्म देने वाले, यानी एबीओ सिस्टम की डिस्कवरी करने वाले महान साइंटिस्ट हैं बेटा ये। तो एग्जामिनर पूछे सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। हु इज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप? कार्ल लैंडस्टीनर। हु इज द फादर ऑफ एबीओ सिस्टम? एबीओ सिस्टम के जनक कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। कब खोज की? 1900 से 1901 के बीच में। और ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी बच्चों, जिसके लिए 1930 में, लगभग 30 साल बाद, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। 30 साल बाद इनको, आप जानते हैं नोबेल प्राइज सबसे बड़ा प्राइज है, इनको 30 साल बाद इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। और इसके बाद भी ये शांत नहीं बैठे, पता है आपको, नोबेल प्राइज के बाद भी, है ना। सुनो फिर से, मैम नोट्स तो दीजिए कंप्लीट। अरे भैया नोट्स दे तो रखे हैं, नोट्स वाले कॉलम में जाओ, कंप्लीट नोट्स दे रखे हैं। कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो? तो अब जरा मेरी क्वेश्चंस की आंसर करो। क्या क्या क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछेगा? वो पूछेगा ह्यूमन ब्लड ग्रुप कौन से सिस्टम में आता है? एबीओ सिस्टम में। एबीओ सिस्टम में कुल कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 8। आपसे पूछेगा एबीओ सिस्टम के फादर कौन है? लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर जी ने कब खोज की थी ब्लड ग्रुप की? 1900 से 1901 में। और इनको नोबेल प्राइज कब मिला? 1930 में मिला, 30 साल बाद, लगभग 30 साल बाद नोबेल प्राइज मिला। ठीक है मैम, आगे बस समझ में। ये हिस्ट्री है, जाननी है, डेट्स रट्टे लगाने, कुछ नहीं कर सकते। अब आओ, बात ये आती है कि मैम क्या मतलब होता है ए ब्लड ग्रुप का, क्या मतलब होता है बी का। कॉपी पेन सब छोड़ दो, अगले आधे घंटे सिर्फ अपनी मैम को सुनो, क्योंकि मैं जो पढ़ाने जा रही हूं वो आपकी क्लास में भी। अच्छा, लास्ट क्लास के नोट्स नहीं मिले? लास्ट क्लास की 2 स्लाइड थी बेटा, छोटी सी क्लास थी, तो वो आज ही मिल जाएंगे एक साथ। पिछली क्लास का और आज की क्लास का नोट्स एक साथ मिलेगा, वो मैंने जानबूझ के रुकवा दिए थे। ये रहे लास्ट क्लास के नोट्स, घबराओ नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये आपके लास्ट क्लास वाले नोट्स हैं, सब मैं आज अपलोड करवाऊंगी सिस्टम में एकदम बना के। अब सब छोड़ दो, कमेंट सेक्शन बंद कर दो, सिर्फ मेरी बात सुनो मेरे साथ, और बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात को। आज तक आपने सुना होगा कि क्या होता है ए ब्लड ग्रुप, क्या होता है बी, क्या होता है ए बी, कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है। अगले 15 मिनट सिर्फ मेरे को सुन लो, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ना ऐसा कभी पढ़ा होगा, ना कभी सोचा होगा कि ऐसे ब्लड ग्रुप आप याद भी कर सकते हो। आ जाओ यहां पर। कौन है ये? कन्हैया लाल, कन्हैया, ये क्या नाम,
बेटा तुम सुधर जाओ, 50 कमेंट कर दिए, वो पहले देखने से पहले देख लिया करो, नोट्स हैं कंप्लीट, ठीक है। सुनो, जब हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको दो शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए। पहला शब्द है जिसको हम कहते हैं एंटीजन, और प्यारे बच्चों हिंदी में इसको कभी कभी प्रतिजन भी लिखा हुआ मिल सकता है। और जो दूसरा शब्द है उसको कहा जाता है एंटीबॉडी, और हिंदी में एंटीबॉडी भी लिखा हुआ हो सकता है और हिंदी में प्रतिरक्षी भी लिखा हुआ मिल सकता है। एंटीजन, एंटीबॉडी, दो शब्द हैं, आपको समझने आने चाहिए। समझोगे मेरे साथ? जी मैम, चलो समझो। एंटीजन और एंटीबॉडी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे खून में होते हैं। ये किसके बने हुए होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन का मतलब प्रोटीन होता है, ग्लाइको का मतलब है यहां पे कार्बोहाइड्रेट। यानी कि मैम एंटीजन और एंटीबॉडी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो किससे बने हुए होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। एंटीजन भी ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है, एंटीबॉडी भी ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। पार्टिकल का मतलब होता है कण। ये हमारे खून में पाए जाने वाले ऐसे कण होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एंटीजन किससे बना है? ग्लाइकोप्रोटीन से। एंटीबॉडी किससे बना है? ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है मैम। अब जब ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर आरबीसी के सरफेस एरिया पर होती हैं तो उसको आप एंटीजन कहते हो। अब ये मत पूछना आरबीसी क्या होता है। जब ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर आरबीसी के सरफेस एरिया पर होती हैं तो उसको एंटीजन कहते हैं। मैं आरबीसी बना दूं कुछ ऐसी सी पेड़े के जैसी। जी मैम बना दो। ये ऐसी सी बना दी, मैं ऐसी बना पाऊंगी, ठीक है। ये आरबीसी है। इस आरबीसी के सरफेस एरिया पर ऐसा मान लो एंटीजन है, ठीक है। ये जो बनाया ना मैम ने, ये एंटीजन है। और ये एंटीजन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एंटीजन ए, एक होता है एंटीजन बी। दो प्रकार के एंटीजन होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनना। जब ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर आरबीसी के सरफेस एरिया पर प्रेजेंट हो उसको आप एंटीजन कहते हो। और एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। किसी को भाई बंधु का प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले हमारे खून में जो एंटीजन होते हैं वो कौन सी ब्लड सेल्स के सरफेस एरिया पर पाए जाते हैं? कौन सी ब्लड सेल्स है? आरबीसी। यानी कि मैम अगर मैं अपने खून में से आरबीसी को उठाऊं और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखूं तो मुझे आरबीसी के सरफेस एरिया पर क्या दिखेगा? एंटीजन दिखेगा। वो एंटीजन दो प्रकार का हो सकता है, या तो ए होगा या बी होगा। जी मैम, आइए मैं आपको दिखाती हूं कि आखिर ये एंटीजन दिखता कैसा है। ये टेबल देखो, ये देखो, ये क्या है? रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका। और लाल रक्त कोशिका ये रही, इस पर ये रहा ए एंटीजन। ये क्या है? एंटीजन। कौन सा बेटा? ए। और ये रहा बी एंटीजन। मैंने यही तो कहा आरबीसी के सरफेस एरिया पर दो प्रकार के एंटीजन होते हैं। कौन से? या तो ए होगा या बी होगा। जी मैम, हो गया। आ जाओ। अब एंटीबॉडीज क्या होते हैं वो सुनिए जरा ध्यान से। जब ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर हमारे प्लाज्मा में होती है, या तो कहां होती है? प्लाज्मा में। अब बेटा मैंने कहा था प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होती है लेकिन डब्ल्यूबीसी होती है। तो प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी होंगी कि नहीं होंगी? जी मैम होंगी डब्ल्यूबीसी। बहुत अच्छे से आपने पढ़ाया है। तो जब ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर या तो हो प्लाज्मा में या हो डब्ल्यूबीसी पर तो उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। और एंटीबॉडी को कुछ ऐसा डिनोट करते हैं हम, ये एंटीबॉडी है। और एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ए एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी। फिर से सुनना,
मैंने कहा जब ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर आरबीसी के सरफेस एरिया पर है तो वो एंटीजन है बेटा। जो आरबीसी से चिपकी हुई दिखी वो एंटीजन है, और एंटीजन दो होती है, या तो ए या बी, दो एंटीजन होती है, दोनों भी हो सकती है, ना भी हो एंटीजन कोई बड़ी बात नहीं है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? जब ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर या तो प्लाज्मा में या डब्ल्यूबीसी पर हो ऐसी, तो उसको एंटीबॉडी कहते हैं। और एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है, ए और बी। इतनी बात में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। तो मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? चलो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर पूछता है एंटीजन एंटीबॉडी किससे बने हुए होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से। एग्जामिनर पूछता है एंटीजन्स कहाँ होते हैं? आरबीसी पर। एंटीजन्स कितने प्रकार के हैं? दो, ए और बी। एग्जामिनर पूछता है एंटीबॉडीज कहाँ होती हैं? या तो प्लाज्मा में या डब्ल्यूबीसी पर। बता दोगे? जी मैम। अब मैं आपको दो लाइन बोलूंगी और आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे कि आखिर ये ब्लड ग्रुप होता क्या है। क्या आप मेरी दो लाइन अच्छे से सुनोगे? हाँ मैम सुनेंगे। तो मैम पहली लाइन बोलने जा रही हैं और ध्यान से सुनना। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। फिर से सुनो, आपके खून में आरबीसी है और आरबीसी के सरफेस एरिया पर जो एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। मान लो आपके आरबीसी के ऊपर ए टाइप का एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप भी क्या है? ए है। मान लो आपके खून में आरबीसी के ऊपर बी टाइप का एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप भी बी है। मान लो आपके आरबीसी के ऊपर दोनों प्रकार के एंटीजन है, ए और बी, तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी। दोनों आगे तो ए बी। मैम अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर एंटीजन हो ही ना तो उसे जीरो ब्लड ग्रुप कहते हैं। जीरो का मतलब एंटीजन ही नहीं है। मैंने कहा ना एंटीजन नहीं भी हो सकते हैं, एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकते हैं। मान लो आपकी आरबीसी के सरफेस एरिया पर एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन नहीं है, इसका मतलब जीरो ब्लड ग्रुप। अब ये बताओ ए बी जीरो बोलना अच्छा लगेगा या ए बी ओ बोलना अच्छा लगेगा? तो बेटा इसका मतलब होता जीरो है, लेकिन हम इसको सहूलियत के हिसाब से हम इसे एबीओ सिस्टम बोलने लग गए हैं। लेकिन यहां पे ये ओ नहीं है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। ये बात जीरो होता है, बस सहूलियत के लिए जीरो और ओ एक जैसा होता है तो भैया हम उसको ओ बोलने लग गए। लेकिन अंदर की बात तो ये है कि जीरो ब्लड ग्रुप है। तो मैंने कहा आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। अगर ए टाइप का एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए, बी टाइप का है तो बी, दोनों है तो ए बी, एक भी नहीं है तो जीरो। जीरो अच्छा नहीं लगेगा तो हम ओ बोलेंगे। बोल दिया? जी मैम। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है? एंटीजन डिसाइड करता है। अरे ब्लड ग्रुप किसने डिसाइड किया है? जिस प्रकार का आपके आरबीसी के सरफेस एरिया पर एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। तो एंटीजन डिसाइड करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, है ना? जी मैम। हो गई मेरी पहली लाइन खत्म? जी मैम। अब मैं दूसरी लाइन बोलने जा रही हूं और ध्यान से समझना। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है उसके अपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होता है। नहीं समझे? फिर से सुनो। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन होता है उसके विपरीत हमेशा एंटीबॉडी होता है आपके खून में। अगर ए प्रकार का एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर बी है तो ए होगा। ए और बी दोनों हैं तो एंटीबॉडी होगा ही नहीं आपके खून में ए बी वाला। जीरो का मतलब कोई एंटीजन नहीं है। जब कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी कर सकती हूं, ए और बी। जी मैम। ये लो बन गए टेबल। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। जिस प्रकार का एंटीजन है उसके अपोजिट, उसके विपरीत हमेशा आपके खून में एंटीबॉडी होनी चाहिए। एंटीजन एंटीबॉडी कभी सेम नहीं हो सकती। जिस दिन एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गई
उस दिन आपका खून का अंदर ही क्लोटिंग हो जाता है, आपकी आरबीसी ब्लास्ट कर जाती है, आरबीसी रप्चर हो जाती है, इंसान का सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, इंसान की डेथ हो जाती है। इसीलिए इंसान को खून चढ़ाने से पहले और इंसान का खून किसी को देने से पहले क्या किया जाता है, उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। और ब्लड ग्रुप में क्या चेक करते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी सेम तो नहीं है ना। सेम ब्लड ग्रुप में सेम एंटीजन एंटीबॉडी नहीं हो सकती। क्या समझे मेरी बात? हाँ मैम। अगर नहीं समझे तो आओ मैं आपको एक टेबल बना के समझाती हूं। एनसीईआरटी की इस टेबल का मतलब क्या है? एनसीईआरटी में आपको ऐसा टेबल मिलेगा। इसी टेबल को मैं अच्छे से बना के आपको समझाती हूं कि आखिर ये टेबल आपसे कहना क्या चाहती है। नंबर 1 वाले कॉलम में लिखो ब्लड ग्रुप। सबसे पहले लिखेंगे हम ब्लड ग्रुप्स। बस ध्यान से पढ़ लो, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। जब भी कभी ब्लड ग्रुप्स की बात आएगी आपको काजल मैम की याद आएगी बेटा। रक्त समूह है, अरे मैम ने पढ़ाया था ये ऐसे। अब मुझे बताओ, अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, वो छोड़ दो, बताएंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ठीक है ना। सुनो ध्यान से। मैम इमरजेंसी केस, रुक जाओ बेटा, इमरजेंसी केस की बात करेंगे, है ना, थोड़ा रुको। अभी पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं चलना है ना, अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव बताऊंगी, ठीक है। अभी रुको। कौन कौन से ब्लड ग्रुप? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। जी मैम। दूसरे कॉलम में लिखो एंटीजन। अच्छा, अब एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन भी या एंटीजन दोनों लिखा हुआ आ सकता है। तीसरे कॉलम में लिखो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, और हिंदी में आप प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी दोनों लिख दो। चौथे में लिखना है डोनेट। डोनेट का मतलब होता है खून देगा, कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किसको खून देगा। और पांचवें कॉलम में लिखो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट या रिसीव, रिसीव करना लिख लो, ठीक है। खून लेगा, कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किससे खून लेगा। ये टेबल आपको अगले 10 मिनट में आप नींद में भी बना दोगे। कोई उठ, गहरे सपने में होंगे, कोई उठ के पूछेगा तो आप बना दोगे। आ जाओ। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा? ए ही होगा, क्योंकि मैम ने अभी तो पढ़ाया आरबीसी के सरफेस एरिया पर जो एंटीजन होता है वही तो ब्लड ग्रुप होता है, यही तो पढ़ाया। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो मतलब एंटीजन भी ए होगा, बी है तो बी होगा एंटीजन, ए बी है तो भैया ए और बी दोनों एंटीजन होगा। ओ नहीं, जीरो, जीरो का मतलब इसमें एंटीजन होता ही नहीं है, एंटीजन इज एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब नहीं होता है इसमें एंटीजन, एक भी एंटीजन नहीं है ओ वाले में, है ना, ठीक है जी मैम। अब जिस प्रकार का एंटीजन है उसके विपरीत हमेशा क्या होना चाहिए? एंटीबॉडी होना चाहिए। जी मैम, है ना, जिस प्रकार का एंटीजन है उसके विपरीत हमेशा एंटीबॉडी। तो अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी? बी। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सी? ए। यहां दोनों ही है तो एक भी नहीं होती, इसमें एंटीबॉडी होती नहीं है, एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब नहीं पाई जाएगी, नहीं होती है। अब ये बताओ, ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं है तो यहां पर मैं दोनों एंटीबॉडी कर दूं, क्या प्रॉब्लम है? जी मैम, क्या प्रॉब्लम है? सेम तो होंगी ही नहीं एंटीजन एंटीबॉडी। अब आप देखो, क्या ये एंटीजन एंटीबॉडी सेम है? नहीं है, डिफरेंट है, तो ठीक है। क्या ये सेम है? नहीं है मैम। क्या ये सेम है? अरे मैम यहां तो है ही नहीं, तो सेम कहां से हो जाएगा? क्या ये सेम है? अगर मैम यहां तो है ही नहीं तो कहां से सेम हो जाएगा? आ गई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? जी मैम, है ना। चलो, अब मैं आपको दो चीजें समझाती हूं जो आपसे एग्जामिनर पूछता है। इतनी बात में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत बेसिक चीज है। आ जाओ, क्या नोट डालकर मैं पहला पॉइंट आपको समझा रही हूं। अच्छा, लाल कलर से शायद किसी को कलर ब्लाइंडनेस हुआ तो दिखे ही ना उसे, है ना, तो येलो ले लेते हैं। सुनना ध्यान से, ए बी ब्लड ग्रुप वाले में ए बी, कौन सा ब्लड ग्रुप? ए बी। ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल
एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप या यूनिवर्सल आप लिख लो रिसीवर ब्लड ग्रुप, जैसे आपको लिखना है। ये सर्वग्राही है। ग्राही का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, ये सबसे खून ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला सबसे खून ले सकता है। क्यों ले सकता है, सुनना ध्यान से, क्योंकि ए बी वाले में एंटीबॉडी नहीं है। अब इस चीज को सुनो, मेरे खून में एंटीबॉडी नहीं है ए और बी, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है। मान लो आप, सपोज करो मैं ए बी ब्लड ग्रुप वाली इंसान हूं, तो मेरे में एंटीबॉडी नहीं है एक भी। अब मैं किसी का भी खून चढ़ा लूं बाहर से, जब मेरे में एंटीबॉडी है ही नहीं, तो बाहर से कौन सा भी एंटीजन आ जाए, अरे खून चढ़ाएंगे तो खून में आरबीसी आएगा, आरबीसी के ऊपर तो एंटीजन होते हैं, एंटीजन आएगा ही आएगा मेरे बॉडी में। हाँ मैम, तो बाहर से कोई भी एंटीजन आ जाए, जब मेरे में एंटीबॉडी है ही नहीं, तो क्या सेम हो सकती है? क्या एंटीजन एंटीबॉडी सेम होने के चांसेस हैं? नो मैम, 0% चांसेस है। तो मुझे किसी का भी खून चढ़ा दो, किसी से भी खून ले सकती हूं मैं, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी सबसे खून लेने में? नहीं होगी मैम। तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रेसिपेंट होता है, तो आप क्या बताओगे? सर्वग्राही कौन है? ए बी वाला। ये सबसे खून ले लेगा। क्यों? क्या नहीं है? बिकॉज मैम इसमें नो एंटीबॉडीज, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। जब एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो क्या सेम होने का चांसेस है? नहीं है मैम। अब आओ ओ वाला। ओ नहीं है, वैसे क्या है? 0 है ना। ओ ब्लड ग्रुप, ओ वाले को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, सबको खून देने वाला। क्यों कहा जाता है? सुनो, ओ वाले में एंटीजन एब्सेंट होता है, एंटीजन होता ही नहीं है। मान लो मेरा खून ओ है, मेरे में कोई एंटीजन ही नहीं है, मेरा खून किसी को भी चढ़ा दूं मैं, जब मेरे खून से एंटीजन बाहर से गया ही नहीं है, तो क्या सामने वाले के बॉडी में खून में एंटीजन एंटीबॉडी सेम होने के चांसेस हैं? नो मैम, 0% चांसेस। जब एंटीजन गया ही नहीं बाहर से, तो एंटीजन एंटीबॉडी सेम कैसे हो जाएगा मैम? तो इसीलिए ओ वाले को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि मैम इसमें नो एंटीजन, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, और जब एंटीजन गया ही नहीं बाहर से, तो इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ में आया कि ओ वाले को यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं और ए बी वाले को यूनिवर्सल रिसीवर क्यों बोलते हैं? अगर इतना समझ में आ गया तो सुनिए जरा, अब आप बाकी की टेबल खुद बना सकते हो। ए वाला जब खून देगा, ए को देगा, ए बी को देगा। ए बी को क्यों देगा? क्योंकि भैया ए बी तो सबसे खून ले लेगा, तो इसकी ए से क्या नाराजगी है? सबसे ले लेगा। बी वाला जब खून डोनेट करेगा तो बी को करेगा, ए बी को करेगा। ए बी वाला जब खून देता है तो सिर्फ ए बी वाले को देता है। ओ वाला जो खून देता है तो वो सबको दे सकता है, ऑल। ऑल का मतलब सभी। क्यों? क्योंकि नीचे में हमने लिखा है ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ए वाला जब खून लेता है, ए से लेता है और ओ से लेता है। ओ से क्यों लेता है? बिकॉज ओ तो सबको खून देता है। बी वाला जब खून लेता है, बी से लेता है, ओ से लेता है। ए बी वाला खून देता है तो ऑल, क्या लिखा है? ए बी डोनेट। हाँ, खून लेता है तो ऑल। ऑल का मतलब सभी से ले लेगा ए बी वाला। क्यों? क्योंकि ए बी तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल रिसीवर है, सबसे खून ले सकता है। ओ वाला जब खून देता है सबको देता है, ओ वाला लेता है तो सिर्फ ओ से ही खून लेता है। लो बेटा, बन गई आपकी एनसीईआरटी वाली टेबल। लो, बन गई आपकी टेबल, अब कभी नहीं भूलोगे आप। चलिए इसी टेबल को एनसीईआरटी से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है? एनसीईआरटी कहना चाहती है कि हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है जी, उसमें ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है, ओ है जी। ए वाले में ए प्रकार का एंटीजन होता है, एंटीजन रेड ब्लड सेल्स पे होती हैं, ये तो मैम ने पढ़ाया। बी वाले में बी टाइप का होता है, ए बी वाले में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, ओ वाले में 0 एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होता।
एनसीईआरटी कहती है कि ए एंटीजन वाले में बी एंटी होता है, एंटी बी, एंटीबॉडी बी, इसकी फुल फॉर्म है एंटीबॉडी बी। तो यही तो मैंने पढ़ाया। बी वाले में ए होता है और ए बी वाले में नन, नन का मतलब नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। और ओ वाले में एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं जी। और एंटीजन्स ये दिखा रखे हैं आपको, ये कलर से हमने ये डिनोट किए, ये लो टेबल, ये लो टेबल। आप जो बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव कर रहा है रुक जाओ भैया, एक ही क्लास में थोड़ी ना सब कुछ पढ़ लोगे तुम, हैं? आप बताओ यहां तक की क्लास में किसी को दिक्कत आई? मैं फिर से आपसे रिपीट कर लेती हूं, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है, जिस प्रकार का एंटीजन है हमेशा उसके अपोजिट एंटीबॉडी होना चाहिए। सेम ब्लड ग्रुप में कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम हो जाता है तो उसकी आरबीसी रप्चर हो जाती है, आरबीसी फट जाती हैं और उसके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है और इंसान की इस समय बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा खून चढ़ा है तो उसकी डेथ तक हो सकती है। आप हर दिन न्यूज़ में सुनते हो गलत खून चढ़ाने से इंसान की डेथ हो गई हॉस्पिटल में, हर रोज़ तो आती है ये खबर, फलाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फलाना हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट माँ को खून ब्लड ग्रुप गलत चढ़ा दिया जिससे उसकी डेथ हो गई। डिलीवरी के समय बच्चे को जन्म दे रही थी उस समय उसको खून चढ़ाना पड़ा, गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। गलत का मतलब क्या है? खून थोड़ा ना गलत होता है, खून कभी गलत सही थोड़ी होता है, ब्लड ग्रुप गलत सही होते हैं बेटा, खून तो खून है ना? आगे बात समझ में? इतनी टेबल समझ में आ गई। अब ये पॉजिटिव, आज आपका काम है इतना याद करना, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है आपसे ए वाला किस किस को खून देगा, तो ये लो, ए वाला किस किस से खून लेगा, ये लो, बी वाला किस किस को खून देगा, इसको, किससे लेगा, इससे। अब इस टेबल से कितने क्वेश्चन बना लो आप। अरे जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन डाल दे, आपसे पूछ ले ओ वाले में कौन सी एंटीजन होती है, ओ वाले में कौन सी एंटीबॉडी होती है, बी वाला किसको खून दे सकता है, बी वाला किससे खून लेगा, बी वाला किससे खून नहीं ले सकता। चलो मैं आपसे पूछती हूं, बी वाला खून किससे नहीं लेगा? बी वाला सिर्फ बी और ओ से लेता है, बाकी से नहीं लेता, दो से। तो किस किस से नहीं लेता आप बता दो। तो अब तो क्वेश्चन कैसे ही पूछ ले एग्जामिनर। अगर कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज हमारे लिए मैटर नहीं करती है बेटा, इसलिए कहते हैं एक बार डिटेल में पढ़ लो बेटा, उसके बाद पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है? अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और कल अपना ये खत्म, कल ये 1 घंटे में खत्म हो जाएगा सब पूरा चैप्टर, परसों की क्लास से अपना। और कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, कल हम इसे भी खत्म कर लेंगे, कल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। कल क्या है? कल कौन सा डे है बच्चों? कल फ्राइडे है। ओके, फिर सैटरडे संडे क्लास ऑफ रहेगी, वैसे ही मुझे दिल्ली जाना है इस बार सैटरडे संडे में, तो है ना, तो ठीक है। फिर मंडे को हम ह्यूमन हार्ट स्टार्ट करेंगे। हम हिस्ट्री की क्लास बेटा कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। सर घर गए हुए हैं इसलिए क्लास डिस्टर्ब हुई है आपकी। वैसे सर की मंडे ट्यूसडे क्लास नहीं रहा करेगी, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार क्लास रहेंगी। ठीक है? ओके, ठीक है बच्चों। तो ये पीडीएफ लास्ट क्लास वाली आज वाली एक साथ अपलोड होगी, मुझे लगा एक साथ कराएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? केमिस्ट्री का नोट्स हो जाएगा, 20 तारीख तक का टाइम दो, अच्छे बन रहे हैं नोट्स, स्कैन करवाने हैं अभी, 20 तारीख तक केमिस्ट्री के नोट्स भी हो जाएंगे अपलोड। ठीक है? हम क्लास 6 नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, कल हुई नहीं थी क्लास, विपिन दिखेगा कहाँ से। कल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे इस चैप्टर के। कल तैयार होके आ जाना। तैयार होने का मतलब ये नहीं तुम क्रीम पाउडर लगा के आ जाओ, तैयार होने का मतलब जो मैम ने अभी तक पढ़ाया है अब वो जानकारी करने का टाइम आ गया है। कल पता लगेगा आपकी मैडम कैसा पढ़ाती है और आप कैसा समझते हो। कल है आपका टेस्ट तो, ठीक है? तो कल मिलेंगे आपसे। कल इस चैप्टर को खत्म करके ब्लड के क्वेश्चन ही लगा डालेंगे कल की कल क्लास में, हार्ट के बाद में लगाएंगे।